हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम फिर से चलते हैं सेल पर ही। कल हमने सेल्स के क्या क्या वर्क्स हैं, सेल्स का इंट्रोडक्शन, सेल्स किस तरीके की होती हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर से उसी टॉपिक पर हैं। आप सभी जल्दी से आ जाइए। हम बात करते हैं फिर सेल के बारे में, सेल्स के ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट तो सेल्स में ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं ये हमने कल डिस्कस किया था। कल जो जो हमने डिस्कस किया था उसे हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है, सेल किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यूनिसेल्युलर सेल कितने प्रकार की होती हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन बताई थी और वो किस में पाई जाती है उसके बारे में बताया था। यूकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती है, वो क्या उसकी डेफिनेशन होती है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। सेल के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और साथ साथ सेल्स की सबसे पहले खोज किसने की, क्या क्या सेल में पाया जाता है, ऑर्गेनल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम पिछली प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अगर कल की क्लास मिस की है तो आप प्रीवियस क्लास पे जाके, मतलब कल की क्लास पे जाके, एग्रीविल पे जाके वहां पर कल की क्लास सर्च करके आप देख सकते हैं उसे। तो आपको, क्योंकि जो हमने कल पढ़ाया है उसका ही एडवांस रूप आज हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कल जो हमने कंप्लीट किया था उसमें 30% पोर्शन था जो कंप्लीट किया था, जिसमें सारा इंट्रोडक्शन था। आज हम उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनल्स, सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं उनका इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि बिना सेल्स के, ऑर्गेनल्स के, सेल्स का कोई भी रूप नहीं है। जब तक हम सेल्स के जो सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में जानेंगे नहीं, क्या उनके वर्क्स हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम पूरी तरीके से सेल्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आज जो हमने कल पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट किया था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया तक हमने कल कंप्लीट किया था साइटोप्लाज्म में। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में बात करेंगे आपके ईआर के बारे में। तो कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, नामकरण किसने किया, क्यों इसकी खोज हुई, ये और क्या क्या इसके वर्क हैं, इस चीज के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमान ने की थी, और जो नामकरण दिया था वो बेंडा ने दिया था। ठीक है, इसका क्या क्या कार्य है, तो इसे पावर हाउस बोलते हैं। एनर्जी कॉइन्स डेवलप होते हैं इसमें, तो एनर्जी कॉइन्स बनते हैं जैसे एटीपी और एडीपी की फॉर्म में। ये क्या है, पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसे मेन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं इसे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में बात करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है आपका, सबसे पहले चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे। तो सबसे पहले खोज किसने की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की, डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी की थी इसकी पोर्टन ने। किसने की थी, पोर्टन ने। कौन सी सन में, 1948 में। किसने, इसका जो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम है पोर्टर, जिन्होंने 1948 में इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ज्यादातर वर्क और साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की उसका जरूर क्वेश्चंस आता है नेट जेआरएफ में, तो इसे जरूर याद रखना। चलते हैं, है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है ये, ट्यूबुलर और फ्लैट वेसिकुलर का स्ट्रक्चर्स है। इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर पाया जाता है और सेक्स पाए जाते हैं। सेक्स मतलब एक बोरे के टाइप में होलो टाइप का चैम्बर होता है। तो इसमें ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है इसमें, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है।
एक फ्लैट वेसिकुलर होता है। ये जो फ्लैट जो है, ये वाला जो है इसे फ्लैट वेसिकुलर बोलते हैं। और सेक्स ही मतलब कि जो ये होल्स हैं, इन्हें हम सेक्स बोलते हैं। तो ये तीन तीन प्रकार से, तीन चीजों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट हो गया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सेकंड हो गया आपका फ्लैट वेसिकुलर, और थर्ड होता है सेक्स। तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक्सटेंसिवली यूज स्ट्रक्चर है। 1 मिनट। ठीक है, एक्सटेंसिव, सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। ये डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो क्लोज्ड होता है, फ्लैटेंड मतलब फ्लैट जो होती है, समतल होती है, मेम्ब्रेन होती है जो घिरी हुई होती है सेक्स से, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड जो है स्पेस होता है इसके ट्यूबल्स में। क्या है, ये ट्यूबल्स है, इसमें स्पेस है, होलो टाइप का दिख रहा है, ये सारा स्पेस है जो भरा हुआ था एंडोप्लाज्मिक मैट्रिकुलम से। इस एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है। देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपके न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ये दोनों दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसे न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और इसके बीच में जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। ये सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी का स्पेस होता है। ये राइबोसोम है जो अटैच हैं, ये प्रोटीन का काम करते हैं। एक ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है स्मूथ ईआर और सेकंड होती है रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या करती है, स्मूथ ईआर आपका जो लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, उसका स्टोरेज करती है और उसको सेल्स को प्रोवाइड करती है। रफ ईआर क्या होती है, रफ ईआर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए ये इसलिए रफ होती है और इसे रफ ईआर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। इसमें जैसे ऊपर वाली है, ये वाली जो है, इसे स्मूथ ईआर बोलते हैं। जब इस पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो इसे रफ ईआर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये खाली रहता है तो इसे स्मूथ ईआर बोलते हैं। स्मूथ ईआर, जब ये राइबोसोम इस पे अटैच हो जाते हैं तो इसे रफ ईआर बोलते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है, क्या दोनों में डिफरेंस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंस है। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, क्या है, स्मूथ में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जबकि रफ में क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। सेकंड पॉइंट है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन जो है उसकी सिंथेसिस होती है इसमें। ठीक है, इसकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है इसमें। और इसमें क्या है, ये साइट प्रोटीन की साइट है जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है। प्रोटीन की साइट होती है जो प्रोटीन की पैकेजिंग करती है और प्रोसेसिंग करती है, मतलब कि प्रोटीन बनने में सहायता करती है और उसको पैक्ड करती है, जिससे डिफरेंट ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ये प्रेजेंट होती है, मेनली बनाती है सेल्स के लिपिड्स, जैसे एडिपोसाइट्स है, ये जो है बहुत सारी लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। जिसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एडिपोसाइट्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है टेस्टिस की, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होती है लिवर की, एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल्स में पाई जाती है, मसल सेल में पाई जाती है और ल्यूकोसाइट्स में पाई जाती है। ये इतने प्रकार की सेल्स में ही पाई जाती है। कौन कौन सी सेल है, एडिपोसाइट्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है टेस्टिस की, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होती है लिवर की,
एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है। इतनी सारी सेल्स में पाई जाती है। इसके अलावा और भी सेल्स हैं, ठीक है। इसका देख लेते हैं ये कहाँ पाई जाती है। मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में पाई जाती है, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स हो गई, गॉबलेट सेल्स हो गई, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स हो गई, और नीसल ग्रेनुलर नर्व सेल्स हो गई। तो ये भी, इसके अलावा और बहुत सारी सेल्स में पाई जाती है। मेनली इन सेल्स में ये पाई जाती हैं, सभी सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। मेनली जो जो सेल्स हैं उनमें यहाँ पर क्लासिफाई कर रखा है कि इतनी इसी सेल में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती हैं ये, हार्मोन्स और लिपिड्स को स्टोरेज का कार्य करती हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स को। थर्ड है फैटी एसिड का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोड्यूस करती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ईआर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की मसल फाइबर में भी जानी जाती है। इसे और क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो फंक्शन पहला है, पहले मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी के टिश्यू को डेवलप करती है जिससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। सेकंड क्या करती है, प्रोटीन का सेग्रीगेशन करती है, मतलब प्रोटीन को डिफरेंट ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डेवलपमेंट करती है, प्रोड्यूसिंग करती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, मसल बनाती है, ठीक है। देखा ना कि मतलब कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे प्रोटीन्स की चीजें खाते हैं तो हमारी मसल जो मजबूत बनती है, अच्छी होती हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, जो गोल्जी बॉडीज की खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी 1822 में। 1822 में किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या है, ये याद रखना क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनल्स के साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं कि खोज किसने की और नामकरण किसने दिया, और उनके कार्य पूछे जाते हैं। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चार चीजों को ज्यादातर पूछा जाता है हर एग्जाम में। देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी जो कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन का कलेक्शन होता है, जो घिरी हुई होती है सेक्स से, जो सेक्स से हैं, सेक्स बोरे टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है उससे घिरी हुई होती है। कौन से हैं, ये देखिए, ये इन्हें हम सेक्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इन्हें सेक्स बोलते हैं। तो इनसे घिरी हुई होती हैं ये, ठीक है ना, ये टाइप का, ये अंदर जो स्पेस पाया जा रहा है इसे सेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनसे घिरी हुई होती हैं जिसमें बहुत 4 या इससे अधिक पतली स्टैक्ड की लेयर होती हैं जो फ्लैट होती हैं, और इनमें जो वीसल्स भरे हुए होते हैं न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन का कलेक्शन है। मेम्ब्रेन कौन सी है, ये क्या है, ये आपकी ये है, ये मेम्ब्रेन कहलाती हैं। ये जो है ये मेम्ब्रेन कहलाती हैं, ये जो है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब जो कवरिंग सब्सटेंस होता है जो कवर करती है उसे हम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या है, एक कलेक्शन होता है जो घिरा हुआ होता है सेक्स से, जिसमें 4 या इससे अधिक स्टैक्ड लेयर होती हैं पतली, जो फ्लैट होती हैं और जो घिरी हुई होती हैं वीसल से। वीसल्स मतलब ये टाइप का जो ये पाया जाता है, ये जो वीसल, इसे वीसल बोलते हैं, पैसेज। वीसल से घिरी होती हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस की साइड में, ठीक है। इसमें मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट, इस तरीके से डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्ट मतलब हिस्से, भाग बोला जाता है। 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन रखती हैं। पहला रीजन है सिस गोल्जी नेटवर्क्स होता है इसमें। सेकंड है गोल्जी स्टैक्स होता है जो कि डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक मीडियल में और एक ट्रांस सब कंपार्टमेंट्स में। थर्ड है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसको भी बी को भी इन्होंने इसी में ले लिया। 4 पार्ट्स बोले हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। गोल्जी स्टैक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मीडियल और एक ट्रांस सब कंपार्टमेंट, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, इसमें ये यहाँ से सेक्रेशन होता है,
एंडोसोम्स और लाइसोसोम्स जो है इसी से बनते हैं। एंडोसोम्स और लाइसोसोम क्या है, इसी से बनते हैं। जो एंडोसोम्स है और लाइसोसोम है वो इसी के द्वारा डेवलप होते हैं। ये ईआर गोल्जी कंपार्टमेंट है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है। ये सिस गोल्जी नेटवर्क्स है, ये क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क्स। ये मीडियन है और ये ट्रांस गोल्जी स्टैक्स है। ये क्या है, मीडियन और ट्रांस गोल्जी स्टैक्स है। ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी ऊपर वाली ईआर है, ईआर से ही अटैच होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ईआर से ही डेवलप्ड होती हैं, ईआर से ही प्रोड्यूस होती हैं ये, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कार्य को देख लेते हैं, क्या क्या कार्य है। सेल के डिपार्टमेंट की रैपिंग और पैकेजिंग का कार्य करती है। क्या करती है, जो सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट है उनके, उनकी पैकेजिंग का कार्य करती है और रैपिंग का कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि बिना, अगर सीधा ऐसे ही मटेरियल जाएगा बिना रैप हुए, तो उसे रास्ते में किसी भी चीज के द्वारा वो या तो क्या कर लिया जाएगा, वो या तो डिकम्पोज कर लिया जाएगा या उससे कुछ नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए ये पैकेजिंग और रैपिंग करने के बाद ही मटेरियल ज्यादा है उससे। सेकंड क्या करती है, सेकंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें मेम्ब्रेन इंक्लोज कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन इंक्लोज कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि स्टोर करता है किसको, हार्मोन्स को और एंजाइम्स को स्टोर करता है प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल्स में। और इस प्रोटीन्स को क्या करता है, फिर पैकेज करता है। क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेग्रीगेशन ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो मेम्ब्रेन इनक्लोज कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम को स्टोर करता है प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल्स में, और फिर इसको पैकेज करता है प्रोटीन्स को। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है, साइट होती है लाइसोसोम फॉर्मेशन की। लाइसोसोम इसमें बनते हैं, लाइसोसोम की प्रोड्यूस करती हैं। लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम क्या होता है, एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। कोई भी शेप, बालूशाही शेप जैसे ऐसे, ऐसे कोई शेप का होता है, मतलब इसका कोई रेगुलर वो नहीं है, इरेगुलर शेप पाई जाती है। इस तरीके की शेप का एक ऑर्गेनल्स होता है जिसे लाइसोसोम बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फोर्थ फंक्शन क्या है इसका, उसको प्रोड्यूस करती है लाइसोसोम को। फोर्थ फंक्शन क्या है, इट एडेड सर्टेन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाने के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है, जोड़ती है इसमें, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल्स के टिश्यू बनाने के लिए। सेल्स के टिश्यू बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाती है, जो कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर, ठीक है। ये इसका फंक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डवे ने। किसने की थी, डी डवे। इसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम की क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डवे ने। और इसका जो कब किया था, 1955 में। कब किया था, 1955 में, ठीक है, 1955 में। ठीक है, 1955 में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये किससे डेवलप होते हैं, गोल्जी बॉडी से डेवलप होते हैं। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज होता है 250 से 252 750 नैनोमीटर का इनका साइज होता है। डायमीटर मतलब व्यास, व्यास जिसे कहते हैं, जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 250 नैनोमीटर की होती है। ये 250 नैनोमीटर की, 250 टू 750 नैनोमीटर का इसका व्यास होता है। ये क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है। मैंने बताया अभी किस कैसा स्ट्रक्चर है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, जो यूनिट मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरा रहता है। क्या, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। मतलब कि एक कई कई मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक यूनिट बनाती हैं, उनके द्वारा घिरा रहता है। ये ज्यादातर एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका पीएच जो है 5 से कम होता है। क्या होता है, ये एसिडिक होता है। और साइटोप्लाज्म, बाकी जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा एसिडिक होता है। और ये क्या करता है, एक्सटर्नल बैक्टीरिया को उसे किल करके उसमें डिकम्पोज कर देता है। क्या करता है, जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया, बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं या जो एनिमी आते हैं सेल्स के, उन्हें डिकम्पोज करके सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसके मटेरियल्स को, ठीक है। ये
द इंटीरियर इज केप्ट एसिडिक, जो इंटीरियर पार्ट्स होता है एसिडिक होता है, और 5 जो पीएच है उसका 5 के आसपास होता है। पीएच कितना होता है? 5 के आसपास, क्योंकि 7 जो 7 से नीचे जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और जो 7 से अबव जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, और जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, तो पीएच क्या है? 5 से 5 के आसपास होता है, जिसे हम एसिडिक बोलते हैं, जो प्रोटॉन पंप का की तरह कार्य करता है, और एटीपी जो उसमें अवेलेबल होते हैं। क्या करता है? एक्शन होता है, प्रोटॉन पंप का एक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम्स एटीपीएच या प्रोटॉन पंप की वजह से क्या होता है? इसका एसिडिक नेचर होता है। लाइसोसोम्स आर सेल हाइड्रोलाइजेज एंड दे फंक्शन बेस्ट ऑफ द एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं? बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और ये सेल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। जो एनिमी सेल होती हैं, बाहर की सेल्स होती हैं, उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, जिससे वो हमारी सेल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, या कोई भी बाहर का कोई भी जो मटेरियल्स है जो सेल्स को हार्मफुल, सेल्स के लिए हार्मफुल है, उसको डिकम्पोज कर देता है। लाइसोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी लाइसोसोम होता है, प्राइमरी जो किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है। जो किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो किससे बनता है? वो बनता है प्राइमरी लाइसोसोम से। लाइसोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो गोल्जी बॉडी से बनता है, और जो सेकेंडरी होता है वो बनता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम से। ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। क्या इससे फंक्शन है? डाइजेस्टिव की फॉर्म में वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी सेल्स होती है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह कार्य करता है, क्योंकि एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो मैक्रोमोलेक्यूल्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। सेकंड क्या करता है? इनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेता है, जो बैक्टीरिया को किल करके, वन आउट मतलब डाइजेस्ट करके, किल करके, और उनका जो कंपोनेंट्स होता है वो सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो उसके आसपास लोकेटेड होते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट है इनगल्फ करता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है एक्सोजीनस बाहरी पदार्थ को, जैसे बैक्टीरिया हो गए, और उनको क्या करता है? फिर उन्हें डिग्रेड कर देता है। ठीक है ना? इनका मेनली इसका क्या काम है? जो भी फॉरेन मटेरियल्स है जो हमारी सेल्स के लिए हार्मफुल होता है, उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, किल करके, उसे डिकम्पोज करके उसे किल कर देता है। ठीक है, और फिर उसका जो मटेरियल्स होता है वो सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन ए सेल डाई, जब कोई अपनी हमारी जो ओल्ड सेल है वो डाई हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम एंजाइम जो है उसकी ऑटोलाइसिस कर देते हैं उस सेल्स की, मतलब उसे डिग्रेड कर देते हैं, और जिससे क्या होता है? इसलिए इसे सुसाइडल बैक्स भी बोला जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैक्स। यदि वो सेल्स जो जो डेड सेल है वो यदि बॉडी में ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो वो क्या करेगी? डिजीज जनरेट करेगी, डिजीज डेवलप करेगी, और जिससे हमारी बॉडी क्या है? वीक हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं? जो हमारी डेड सेल होती है उसको क्या करते हैं? उसे डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमारी अलग अलग सेल्स को प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेरोक्सीसोम। हाँ, लाइसोसोम बताया सुसाइडल बैक्स बोले जाते हैं। ठीक है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या है? पेरोक्सीसोम मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, और साथ साथ ये फंगस में भी पाए जाते हैं। किस में और पाए जाते हैं? ये फंगस में भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा फंगस है उसमें भी पाए जाते हैं ये। पेरोक्सीसोम की खोज किसने की थी? पेरोक्सीसोम की खोज की थी टालवर्ट, साइंटिस्ट थे 2, टालवर्ट एंड हिज कलीग्स कितने में? 1968 में। जो पेरोक्सीसोम है उनकी खोज किसने की? टालवर्ट ने की थी 1968 में। क्या है इसका साइज? क्या होता है? ये भी लाइसोसोम की तरह ही कार्य करते हैं। हाँ, जो लिपिड प्रोटीन्स इनको स्टोरेज का में वर्क करते हैं। ठीक है, इनका जो साइज कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। ठीक है ना, 0.5 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। ये क्या है? ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ
दो मेम्ब्रेन, लिपिड की दो मेम्ब्रेन होती हैं जो घिरी हुई होती हैं, जो दोनों जो लिपिड की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो घिरी हुई होती हैं, जो रेगुलेट्स करती हैं पेरोक्सिसोम के आने और जाने को, जो पेरोक्सिसोम को रेगुलेट करती हैं कि क्या बाहर आएगा और क्या अंदर जाएगा। क्या है कि ये दो दो लिपिड की लेयर्स का कंपार्टमेंट होता है जो घिरा हुआ होता है, और ये डिसाइड करता है कि पेरोक्सिसोम के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर पाई जाती है। इसमें क्या करती है, यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर पाई जाती है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डेवलप करती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, H2O2 बनाती है। H2O2 क्या हमें प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, वाटर और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर इज दैट, लाइसोसोम के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम के जैसा ही ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इरेगुलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइसोसोम बट डिफरेंट कंपोजिशन, लेकिन इसमें लाइसोसोम की जगह कंपोजिशन डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है तो इसका उसमें क्या है, एंजाइम्स पाए जाते हैं तो वो डिग्रेडेशन का काम करता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है। इसकी ये डेवलप किससे होते हैं, पेरोक्सिसोम बडिंग, ईआर की बडिंग और फिजन के द्वारा डेवलप होते हैं। किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग और फिजन से डेवलप होते हैं। इसका वर्क देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, कंटेन ऑक्सीडेज दैट प्रोड्यूस H2O2, ऑक्सीडेज रखते हैं जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। फिर क्या करते हैं, कैटालिसिस करते हैं, डिग्रेड करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो हमें वाटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फिर प्रोटीन्स जो पेरोक्सिसोम से डायरेक्टेड होती हैं और वो सिग्नल देती हैं जो हेल्प करती हैं प्रोटीन चैपरोन्स में, जिसे हम पैरोक्सिन बोलते हैं। इनमें पैरोक्सिन में ये हेल्प करती हैं। तो ये इसका वर्क हो गया आपका एस्पेरोसोम्स का। H2O2 वही है, रिपीट है, H2O2 मेटाबॉलिज्म करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, प्लांट के फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं इसलिए उनके फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और ये किसमें, और ये आपके न्यूरोस्पोरा, अभी जो न्यूरोस्पोरा फंगस है उसमें भी ये पाए गए हैं। तीसरा क्या है, लिपिड की बायोसिंथेसिस करती हैं, ये भी क्या करती हैं, लिपिड की बायोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, कोलेस्ट्रॉल और डोलिकोल का सिंथेसिस करती हैं एनिमल्स में। ये क्या है, पेरोक्सिसोम प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन स्पेरोसोम्स जो हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेरोसोम्स का भी वर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो एनिमल्स में ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और डोलिचोल का सिंथेसिस करते हैं, बाइल एसिड का लीवर में सिंथेसिस करते हैं, और ये प्लाज्मालोजेंस का भी सिंथेसिस करते हैं माइलिन सीएथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब है ढांचा, बॉडी का जो सेल का जो ढांचा होता है उसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटो मतलब सेल, क्या है, साइटो मतलब सेल, और स्केलेटन मीन्स ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा, बेस जिसे बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल का बेस बनाते हैं। तो इसमें कुछ सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल का बेस बनाते हैं। देख लेते हैं क्या है, ये सिस्टम से फाइबर का सिस्टम है। ये फाइबर का सिस्टम से जो केवल रखता है स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखता है सेल के को, जो उसकी शेप को बदल तक सकता है और उसके मूवमेंट को भी बदल सकता है। क्या करता है, जो सेल होती है उसमें चेंजिंग की आज्ञा देता है और उसके मूवमेंट को बदलने की आज्ञा देता है। तो ये क्या है, फाइबर्स का सिस्टम है जो स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है सेल की को, और उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है और उसके मूवमेंट को भी चेंज कर सकता है। साइटोस्केलेटन में क्या क्या पाया जाता है, साइटोस्केलेटन मेड अप प्राइमरी माइक्रोट्यूबल्स का बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं। इसमें तीन चीज के द्वारा ये बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये जैसे ये इस तरीके से आपका ये ढांचा दिख रहा है, इसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बॉडी में जो आपके जो बोन का जो ढांचा होता है ना, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बॉडी का ढांचा बोलते हैं, ऐसे ही ये सेल का ढांचा होता है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीज होती हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे मिला के एक ढांचा बनाते हैं। जैसे ये बेस है, ये वाला बेस हो गया आपका, ये वाला, ये बेस हो गया माइक्रोफिलामेंट्स का। ये आपके माइक्रोट्यूबल्स हो गए जो इसे कवर किए हुए हैं स्ट्रिंग से। फिर ये आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गया, और ये आपकी प्लाज्मा, ये तीन चीजें जो हैं इसमें होती हैं। एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गया, ये वाला रस्सी टाइप का जो दिख रहा है, फिर माइक्रोट्यूबल्स हो गया जो होलो शेप दिख रहा है, और फिर ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गए जो स्ट्रिंग टाइप के हो गए। तो तीन चीजें साइटोस्केलेटन में पाई जाती हैं, और ये जो इसके फंक्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इससे अटैच रहती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये इसमें अटैच होते हैं। क्या है माइक्रोट्यूबल्स क्या है? माइक्रोट्यूबल्स क्या है? दीज आर लॉन्ग होलो स्ट्रक्चर। क्या है? लॉन्ग होलो, मैंने बताया ना कि स्पिंडल जो होलो टाइप के बेलन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो 25 नैनोमीटर होता है व्यास में, जो जो सेल की जो शेप को निर्धारित करता है, जो सेल की शेप होती है। जैसे देखा है ना कि सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप में होती है, कोई बालूशाही शेप में होती है, कोई स्पेरिकल शेप में होती है, कोई सिलिंड्रिकल शेप में होती है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की जो शेप है वो पाई जाती हैं। तो ये माइक्रोट्यूबल्स क्या करता है? सेल्स की शेप को निर्धारित करता है। और ये क्या करता है? स्पिंडल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्शन का, स्पिंडल के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें रोल अदा करता है, और उसके क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है उसमें रोल अदा करता है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनमें फ्लैजिलरी और सिलियरी मोशन जो गति होती है, फ्लैजिलरी गति और सिलियरी गति जो होती है, उसको बना के रखता है उसमें। ठीक है, तो माइक्रोट्यूबल्स का काम ये होता है। ये क्या क्या काम करता है? सेल की शेप जो होती है उसे निर्धारित करता है। दूसरा इसका रोल होता है स्पिंडल और स्पिंडल के जोड़ने में, स्पिंडल के कॉन्ट्रैक्शन में, और उसके मूवमेंट्स में, क्रोमोजोम के मूवमेंट्स में, सेंट्रियोल्स के क्रोमोजोम और सेंट्रियोल्स के मूवमेंट में, और उसमें सिलियरी और फ्लैजिलरी मोशन प्रोवाइड करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, ये इसके कार्य हैं माइक्रोट्यूबल्स के। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है? ये 8 to 14 नैनोमीटर्स का होता है। ये बना होता है विभिन्न प्रकार की सब यूनिट से। किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? आपकी विभिन्न प्रकार की सब यूनिट से बना होता है। मेड अप ऑफ वेरियर सब यूनिट्स, विभिन्न प्रकार की सब यूनिट होती हैं जो बनी हुई होती है फ्लेक्सिबल स्कैफोल्ड, मतलब मल्टीपल फोल्डिंग होती है उसमें, बहुत सारी फोल्डिंग होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। जो फ्लेक्सिबल मतलब कितनी भी आपकी वाइड हो सकती है, कितनी भी नैरो हो सकती है। तो ये फ्लेक्सिबल स्कैफोल्डिंग होती है इसमें, और ये सेल्फ की हेल्प करती है एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन करने में। यदि वो वहां पर वो टाइट होगी तो कितना भी प्रेशर आएगा तो सेल जो बस्ट हो जाएगी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे सेल जो है उसमें आसानी से उस प्रेशर को झेल सके। किसमें पाई जाती है? ये एब्सेंस होती है सेल रप्चर्स में। सेल की इन देयर एब्सेंस ऑफ सेल रप्चर, सेल्स के रप्चर होने से पहले, मतलब डिग्रेड होने से पहले, ये आसानी से, इन देयर एब्सेंस, यदि ये एब्सेंस होते हैं तो सेल जो है आसानी से डिग्रेड हो जाती है। यदि ये अगर सेल में नहीं पाए जाते हैं तो ये क्या है? आसानी से डिग्रेड हो जाती है। और जब ये एबनॉर्मल में होते हैं ह्यूमंस में तो ये विभिन्न प्रकार के डिजीज जनरेट करते हैं। ठीक है, द प्रोटीन्स दैट मेक अप इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रोटीन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाती है सेल्स का, वो स्पेसिफिक होती है और फ्रीक्वेंटली सेलुलर मार्कर्स की तरह यूज की जाती है। जो इनमें प्रोटीन्स बनती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, वो सेलुलर मार्कर की तरह यूज की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है? दे आर लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स, लंबे सॉलिड फाइबर्स होते हैं। मैंने बताया स्ट्रिंग तरीके के होते हैं, तो 4 to 6 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में। ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स को कंप्रोमाइज करते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की गति के लिए। सेल की गति के लिए क्या होते हैं? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे उसमें भी पढ़ा चुके हैं, सेल की शेप को डेफिनेट करते हैं, उसके मोशन को डेफिनेट करते हैं, क्रोमोजोम्स के और सेंट्रियोल्स के मूवमेंट को निर्धारित करते हैं। ये सारे इनके कार्य होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कार्य हैं। पहला है मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का मूवमेंट करते हैं ये किस पे? इक्वेटोरियल प्लेट्स पे, क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम्स का। सेकंड, सेल का मूवमेंट करते हैं। थर्ड क्या है? मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेल को मूवमेंट कराते हैं। तीसरा है इनका
प्रोसेस करते हैं जिससे ग्रेन्यूल्स जो है सेल में मूव कर सकें। फोर्थ है मूवमेंट करते हैं प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में। तो इसके मुख्य कार्य हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में 1853 में न्यूक्लियस की खोज की थी। इसीलिए ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है इसे। ब्राउनियन क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है इसे। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। 18 कितने में खोज की थी? 1833 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या है? न्यूक्लियस जो है क्रोमेटिन्स रखते हैं, आरएनए होता है और न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं जो एक्वियस मतलब जलीय सॉल्यूशन में आसानी से फ्रीली मूवमेंट कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियस हैज इंटरनल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करता है और लोकलाइज करता है न्यूक्लियर फंक्शन के लिए। क्या करता है ये? इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन, एक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है और उस जेनेटिक मटेरियल का क्या करता है? न्यूक्लियर फंक्शन में उसे जो है यूज करता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? ये लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियर का, जो न्यूक्लियर लेमिनेन में होता है और इंटीरियर न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका, इसमें ये क्या है? ये वाला क्या है? ये न्यूक्लियर स्पोर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर स्पोर, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या है? न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या है? ये आरएनए का डेवलपमेंट करता है, आरएनए और प्रोटीन का डेवलपमेंट करता है। ये न्यूक्लियर जो स्ट्रैंड टाइप की जो अंदर है इसमें मैट्रिक्स जो भरा हुआ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है। और ये इसमें ये फाइबर टाइप के जो स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं ये आपके क्रोमेटिन कहलाते हैं, जिससे हम क्रोमेटिड बनती है और क्रोमोजोम बनते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? दीज लेमिन्स सर्व एज ए साइट ऑफ क्रोमेटिन अटैचमेंट। क्रोमेटिन अटैचमेंट की साइट के रूप में काम करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं दूसरी प्रोटीन्स को न्यूक्लियर बॉडीज के फंक्शन के लिए। क्या करते हैं? ये क्रोमेटिन अटैचमेंट की साइट के रूप में वर्क करते हैं और प्रोटीन्स को फंक्शनल न्यूक्लियर बॉडीज में ऑर्गेनाइज कराते हैं। सेकंड क्या है? क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स में डीएनए के में, और स्पेसिफिक रीजन होता है इन लूप्स का जो कि लेमिन मैट्रिक्स से बना हुआ होता है और लेमिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उस क्रोमेटिन में पाई जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? टू मेम्ब्रेन्स का एक टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पैरान्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या है? आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप देखा है, दो साइड से वो होता है, चिपका हुआ होता है, उसके बीच में होलो स्पेस होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोला गया है। क्या होता है देख लेते हैं, ये होता क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखता है जो न्यूक्लियर लेमिना के साथ जुड़ी हुई होती हैं और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ में होती हैं। क्या है? एक इसमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं, और ये क्या है? न्यूक्लियर लेमिना कहलाती है। ये वाले न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, ये वाला, और ये आपका न्यूक्लियर लेमिना कहलाती है, ठीक है। दो कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये होगी आपकी इनर मेम्ब्रेन और ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ही कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, उसके साथ में कंटिन्यूअस। सो स्पेस बिटवीन द इनर और आउटर मेम्ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड विद लूमेन एंड एंडोप्लाज्म। जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन के बीच में वो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। इसका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही परमिएबल, ये परमिएबल होती है, मतलब इसमें से मटेरियल जो है आ जा सकता है, ठीक है। ओनली स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, केवल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए परमिएबल होती है, ठीक है।
क्या है इसका वर्क और क्या है? अंडरलाइंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर लेमिना, ए फाइब्रस नेटवर्क्स होता है जो प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, जो स्ट्रक्चर सपोर्ट्स है न्यूक्लियस को वो प्रोवाइड करता है। फंक्शन देखते हैं। रेस्पिरेटरी और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको रेस्पिरेटरी एज वेल एज कंट्रोल सेंटर के रूप में कार्य करती है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस होती है उसे अलाउ करती है जीन एक्सप्रेशन को, जो रेगुलेट करती है पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को, जैसे अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग। थर्ड पॉइंट है इसका, न्यूक्लियर इनवेलप प्रोवाइड करती है जो नोवल अपॉर्चुनिटी होती है जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए, और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है ट्रांसक्रिप्शन की लेवल तक। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनके क्या क्या जो मेन वर्क्स हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क है? ट्रांसपोर्ट करती है आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। साइटोसोल, साइटो मतलब सेल का और सोल मतलब लिक्विड। साइटोसोल का क्या है? मेटाबॉलिज्म करती है कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का और एमिनो एसिड का। ठीक है, ये इसका वर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स और लिपिड्स का। गोल्जी अपैरेटस मॉडिफिकेशन करता है और सॉर्टिंग करता है प्रोटीन्स की। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, कौन सी प्रोटीन्स बनानी है, किस फॉर्म में उसे डेवलप करना है, और उनको सॉर्टिंग करता है, मतलब कौन सी प्रोटीन किस बॉडी किस स्ट्रक्चर में जाएगी, किस ऑर्गेनल्स में जाएगी, ये इसकी सॉर्टिंग करता है। लाइसोसोम सेलुलर डाइजेशन, जो भी इनर और फॉरेन मटेरियल्स होता है उसे डाइजेस्ट करता है जिससे सेल्स को सेव किया जा सके। पेरोक्सिसोम यूटिलाइजेशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स बनाता है सेल की मॉर्फोलॉजी और सेल मोटिलिटी का वर्क करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस डीएनए सिंथेसिस और रिपेयरिंग करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। ये आपकी सेल्स मैंने कंप्लीट कर दी है, क्योंकि अगर मैं और काफी देर मतलब जो सेल्स का प्रत्येक ऑर्गेनल्स अपने आप में एक पूरी एक बुक है, यदि मैं एक सेल्स के एक ऑर्गेनल्स को ही पढ़ाने लगा तो लगभग 2 से 3 घंटे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका सिलेबस एजीटीए का सिलेबस है और जनरल एग्जाम का सिलेबस है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट से और मैन वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किससे इसका प्रोड्यूसिंग होती है, डेवलपमेंट किससे होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, जो जो मैंने साइंटिस्ट के नाम बताए उनको भी ध्यान में रखना, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है ना, तो आज हमने पूरा सेल्स जो आपका कंप्लीट कर दिया है। कल हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी सेल साइकिल होती हैं, क्या क्या उनमें वर्क होता है, सोमेटिक सेल्स में कौन सी साइकिल पाई जाती है और जनरेटिव सेल्स में कौन सी साइकिल पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है ना, कल मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के बारे में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।